नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका राष्ट्रपथ में। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण प्रेरणादायक और प्रभावी था। उनके भाषण ने हम सभी को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जातिवाद का जहर फैलाने की कोशिश हो रही है। सबका साथ सबका विकास पर यहाँ बहुत कुछ कहा गया। ये हम सबका दायित्व है, इसीलिए देश के हम सबको यहाँ बैठने का अवसर दिया है। यहाँ तक कांग्रेस का ये सवाल है, उनसे सबका साथ सबका विकास के संबंध में कुछ अपेक्षा करना बहुत बड़ी गलती है। ये उनकी सोच के बाहर है, उनके रोड मैप में सही नहीं बैठता। इतना बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया है, उनके लिए सबका साथ सबका विकास संभव नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आज संसद में कांग्रेस पार्टी को लगातार निशाने पर लिए थे, सायराना अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे को भी वो बहुत बातें बताए, उनकी चुटकियां भी लेते हुए नजर आए और लगातार वो इस बात को कहते हुए नजर आए कि डिजिटल भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ही समझ सकती है, ना कि कांग्रेस पार्टी समझ सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति का मंत्र हमेशा दूसरे की लकीर छोटी करना रहा है। इसके कारण उन्होंने सरकारों को अस्थिर किया। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार कहीं बनी तो उसे अस्थिर कर दिया। उन्होंने जो ये रास्ता चुना है, उसके चलते लोकसभा चुनाव के बाद उनके साथ जो थे वे भी भाग रहे हैं। क्योंकि वो इतना बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया है, उसके लिए सबका साथ सबका विकास संभव ही नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, सबका गालमेल था। जहां सबका गालमेल हो वहां सबका साथ हो ही नहीं सकता। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट, और इसलिए उनकी नीति, रीति, उनकी वाणी, उनका वर्तन उस एक चीज को संभालने में ही खपता रहा है। 2014 के बाद देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया और मैं उन देश की जनता का आभारी हूं कि हमें तीसरी बार लगातार ये तीसरी बार जनता यहां पहुंचाती है। इतने बड़े देश में इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो, वाइब्रेंट मीडिया हो, हर प्रकार के बातें बताने की छूट हो, उसके बावजूद भी देश दूसरी बार, तीसरी बार हमें सेवा करने का मॉडल बनाती है। इसका कारण देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। तो कांग्रेस की राजनीति, जैसे हमारा मूल मंत्र रहा सबका साथ सबका विकास, वैसा उनका हमेशा रहा कि दूसरे की लकीर छोटी करना।
और इसके कारण उन्होंने सरकारों को अस्थिर किया। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार कहीं बनी तो उसको अस्थिर कर दिया, क्योंकि लकीर छोटी करो दूसरे की, इसी काम में वो लगे रहे। और ये जो उन्होंने रास्ता चुना है ना, औरों की लकीर छोटी करने का, लोकसभा के बाद भी जो उनके साथ थे वो भी भाग रहे हैं, तो उनको पता चला गया ये तो हमें भी मार डालेंगे। और यही उनकी नीतियों का परिणाम है कि आज ये हाल हो गए हैं कांग्रेस के। देश की सबसे पुरानी पार्टी, आजादी के आंदोलन से जुड़ी पार्टी, इतनी दुर्दशा। ये औरों की लकीर छोटी करने में अपनी शक्ति खपा रहे हैं ना। अगर वो खुद की लकीर लंबी करते तो उनकी ये दशा नहीं होती। पीएम मोदी ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नाम लेते हुए उनका कहा सदन में कि वो पिछले कुछ समय से काफी कविताएं सुना रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वह पार्टी के हालात देखकर दुखी हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए लोकसभा को एक मंच समझकर अपने दिल की बात यहां आकर कहते रहते हैं। पीएम ने उसके बाद खुद भी कुछ पंक्तियां सुनाई। देश की पहली सरकार थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और मुंबई में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब मुंबई में मजदूरों की एक हड़ताल हुई। उसमें मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी जी ने एक गीत गाया था, कॉमनवेल्थ का दास है। ये कविता उन्होंने गाई थी। कविता गाने मात्र के गुने में नेहरू जी ने देश के एक महान कवि को जेल में ठूस दिया। मशहूर एक्टर बलराज साहनी जी सिर्फ एक जुलूस में शामिल हुए थे, आंदोलन करने वालों के जुलूस में शामिल हुए थे, इसलिए बलराज साहनी जी को जेल में बंद कर दिया गया। आदरणीय सभापति जी, लता मंगेशकर जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी ने वीर सावरकर पर एक कविता स्वरबद्ध करके आकाशवाणी पर प्रस्तुत करने का योजना बनाई। इतने मात्र पर हृदयनाथ मंगेशकर जी को आकाशवाणी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी तंज कसा और कई आरोप लगाए। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल को कटघरे में खड़ा किया और देश के लिए अहितकारी बताया। देश की पहली सरकार थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और मुंबई में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब मुंबई में मजदूरों की एक हड़ताल हुई। उसमें मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी जी ने एक गीत गाया था, कॉमनवेल्थ का दास है। ये कविता उन्होंने गाई थी। इसके अलावा पीएम ने संविधान निर्माताओं का नाम लेकर भी विपक्ष को घेरा। उनका कहना है कि संविधान निर्माताओं का शुरू से ही सम्मान किया जाना चाहिए था। आदरणीय सभापति जी, संविधान निर्माताओं का आदर करना चाहिए था।
संविधान निर्माताओं के एक एक बात से प्रेरणा लेने की थी, लेकिन ये कांग्रेस है जिसने आजादी के तुरंत बाद ही संविधान निर्माताओं की भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी थी। और ये दुख के साथ मैं ये कहना पड़ रहा है। आप कल्पना कर सकते थे कि जब देश में चुनी हुई सरकार नहीं थी, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था चुनाव तक का, वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट में जो बैठे थे महाशय, उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया आते ही। चुनी हुई सरकार करती तो थोड़ा भी तो समझ आता था, लेकिन उतना भी इंतजाम नहीं किया। और किया क्या उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचला। पीएम ने गरीबों और पिछड़े लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी पूछता है। आदरणीय सभापति जी, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। गरीब, वंचित, उसकी का कल्याण, ये हमारी प्राथमिकता है। इस वर्ष के बजट में भी आप देखिए, लेदर इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, ऐसे अनेक छोटे दायरे के विषयों को हमने स्पर्श किया है। और इसका सबसे बड़ा लाभ गरीब और वंचित समुदाय के लोगों को मिलने वाला है, जो इस बजट में घोषणा की। अब उदाहरण के रूप में टॉयज की बात करें, समाज के इस प्रकार के वर्ग के लोग ही टॉयज बनाने के काम में हैं। हमने उस पर ध्यान केंद्रित किया। बहुत सारे गरीब परिवारों को अनेक प्रकार की उसमें मदद दी गई और उसका परिणाम आज आया है कि टॉयज हम एक्सपोर्ट करने की आदत में फंसे हुए थे, आज इंपोर्ट करने की आदत में फंसे हुए थे, आज हमारे टॉय 3 गुना एक्सपोर्ट हो रहे हैं। दिल्ली में वोटिंग के बाद भले ही नतीजों की तस्वीरें 8 फरवरी को साफ होंगी, लेकिन एक बात साफ है कि जो होगा दिल्ली में वो इतिहास ही होगा। फिर चाहे आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जीते या फिर भारतीय जनता पार्टी जीते, इन सबके बीच अलग अलग 11 एग्जिट पोल आ गए हैं। 9 में बीजेपी को बहुमत है तो 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है। इन सबके बीच संभावनाएं क्या बन रही हैं, उन पर पहले विस्तार से बताते हैं आपको। तो वहीं किसकी जीत क्या होगा इस बार, लगातार इस बात को कहा जा रहा है केजरीवाल के लिए व्यक्तिगत चुनौती, नेतृत्व बनेगी या नहीं, किसकी जीत क्या होगा इस बार। जिस दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बीज फूटा, वहीं पर हार होने से होगा बड़ा झटका। केजरीवाल के लिए व्यक्तिगत चुनौती, नेतृत्व पर सवाल, चुनाव प्रक्रिया पर सियासी सवाल, उठाए जाएंगे फर्जी वोटर, कैश बांटकर जीतने का सियासी आरोप होगा तेज। इंडिया गठबंधन के साथ ही कांग्रेस को वोट काटने पर घेरने घोटाले के आरोपों पर जनता की अदालत का फैसला बीजेपी बताएगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार को घेरना कांग्रेस और तेज करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है, भले ही नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन परिणाम अभी से आने शुरू हो गए हैं। लगातार दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले सोशल मीडिया एक्स पर अपना एक वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं और साफ तौर पर 5 फरवरी से पहले ये जनता से अपील करते हैं कि भर भर के वोट आम आदमी पार्टी को दे, तो वहीं पर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे एग्जिट पोल हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। बाकी सभी के सभी एग्जिट पोल अभी तक जितने आए सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। अब ये 8 फरवरी को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा।
लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल चौथी बार सत्ता में आने का दमखम हासिल कर पाते हैं तो उसको लेकर क्या संभावनाएं होती हैं वो हम आपको बताते हैं। दिल्ली में आप सरकार बनाएगी या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली के चौथी बार सीएम बनने वाले पहले नेता, तीसरी बार दिल्ली में मोदी के चेहरे पर लड़ी बीजेपी को हराने वाले नेता, 2014 के बाद लगातार बीजेपी को 3 विधानसभा चुनाव हराने वाले पहले नेता जमकर प्रचारित करेंगे कि घोटाले के आरोप को जनता ने नकारा। ईडी सीबीआई जांच के बीच राजनीति, सुरक्षा घेरा मजबूत, पार्टी को राष्ट्रीय विस्तार की योजना को मजबूती, गैर कांग्रेसी दल केजरीवाल के पक्ष में होंगे और मजबूत, रेवड़ी राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी केजरीवाल, कांग्रेस के लिए कठिनाई बढ़ेगी, क्षेत्रीय दल कम आंकेंगे। तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों ही पार्टियों के बीच दिल्ली का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। अब 8 फरवरी को रिजल्ट आने वाले हैं। अब अगली तस्वीर, अगर दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया और 8 फरवरी को नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो क्या होगा, इसे भी जरा आप देखिए। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी आएगी, ये एक सवाल बनकर खड़ा है। 21वीं सदी में पहली बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार, 2 से 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की वापसी, दिल्ली में पहली बार बीजेपी की डबल इंजन सरकार, लोकसभा के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में बड़ी जीत, ब्रांड मोदी को लगातार फिर से मजबूती, क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी की कमजोरी के दावे होंगे कमजोर, 2 बार देश जीत, दिल्ली हार का सिलसिला टूटेगा, बिहार चुनाव में आगे बीजेपी को ताकत मिलेगी, सियासी कहावत बन जाएगी कि रेवड़ी को रेवड़ी काटती है। अब जीत बीजेपी की 8 फरवरी को होगी या फिर केजरीवाल जीतेंगे, इन सबका फैसला जनता ईवीएम में दर्ज कर चुकी है। अब 8 फरवरी को जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें जनता ने अपने मतदान के माध्यम से अपना समर्थन दे दिया है। अब 8 फरवरी को देखना है कि कौन सी पार्टी दिल्ली में एक बार फिर से सरकार बना रही है। क्या फिर से आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी या फिर 26 साल का सूखा भारतीय जनता पार्टी, क्या वहां से एक बार फिर से कमल खिलाने में सफल होती है या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। 8 फरवरी के पहले तक लगातार इस सवाल पर लोग आरोप प्रत्यारोप और बातें कर रहे हैं। सभी को बेसब्री से 8 फरवरी का इंतजार है। और दिल्ली के दंगल में क्या मंगल होगा, इसका भी लोग शुरू से आकलन लगा रहे हैं, क्योंकि 26 साल का जो एक राजनीति जो सफर रहा है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से साल 1993 में उसकी सरकार बनती है और 98 में जाकर गिर जाती है, उसके बाद से 98 से लेकर साल 2013 तक कांग्रेस की सरकार रहती है। 13 में गठबंधन पर भी कांग्रेस की सरकार कुछ दिन तक चलती है आम आदमी पार्टी के साथ। 3 बार सत्ता में रहे कांग्रेस पार्टी। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसके जो रुझावने जो सामने आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो नहीं जीतने वाली है, जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में टक्कर की मैच देखी जा रही है। कुछ एग्जिट पोल तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है, 40 के ऊपर सीटों का दावा किया जा रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 40 से नीचे रखा जा रहा है। बहरहाल ये 8 फरवरी को क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें खड़ा होता है कि 3 बार लगातार सत्ता में रहने वाली शीला दीक्षित, जिन्होंने सरकार चलाया था कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खोता हुआ नजर आ रहा है। 1-2-0 पे वो एग्जिट पोल के हिसाब से उभरती हुई नजर आ रही है। 8 फरवरी को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, इसका सभी को इंतजार है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों के डिपोर्टेशन पर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ। भारी विरोध के चलते संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी पार्टियों ने इस मामले पर सदन में चर्चा की मांग की, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मामले पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में अपना जवाब दिए।
तो जिस तरह से 104 प्रवासियों को अमेरिका ने वापस भारत में भेजा है, भारत के अमृतसर में हेलीकॉप्टर अमेरिका का जो विमान है वो लैंड किया, और जिस तरह से भारतीयों को देखा गया विमान में बैठाते हुए जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि भारतीयों के साथ एक नाइंसाफी हुई है, और इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है मोदी सरकार पर। आपको बता दें कि हाथ में हथकड़ी, सियासत की घड़ी सामने नजर आ रही है। और आपको यह भी बताते चले कि बीते दिन अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे 205 भारतीय प्रवासियों को निर्वासित कर दिया है। बता दें कि सभी प्रवासियों को C-17 अमेरिकी सैन्य विमान से भारत भेजा गया है। अमेरिकी सैन्य विमान कल दोपहर में पंजाब के अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। अमेरिका में डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर अमेरिकन सेना का विमान दोपहर करीब 1 बजे अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। आपको हम ये भी बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और अमेरिका ने लगभग 18,000 भारतीय प्रवासियों की पहचान की है, जिन्होंने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया था। फिलहाल भारत में प्रवासियों की लैंडिंग के साथ ही सियासत ने टेक ऑफ कर लिया है। विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और जयशंकर के बयान के बाद लोकसभा को भारी हंगामे के चलते कल 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल आगे इस मामले में क्या होता है, ये देखने वाली एक अहम बात होगी। Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the U.S. government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. I thank you. राष्ट्रपति में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जरूर बने रहिएगा प्राइम टीवी।